हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द माय चैनल। आज जैसा कि अभी एक वीडियो हमने लास्ट जो वीडियो की थी, हम टॉपिक आपको पता ही है किस टॉपिक पर हैं, स्टाफिंग पर हैं। और स्टाफिंग में हमने लास्ट जो क्लास की थी उसमें हमने इंटरनल सोर्स को कर लिया था कि इंटरनल सोर्स क्या होती है रिक्रूटमेंट की। तो इंटरनल सोर्स को हम लास्ट वीडियो में कर चुके हैं। तो अब हम इससे नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, क्योंकि दो सोर्स हमने पढ़ी थी, ये उसमें से पहली थी और दूसरी जो थी वो हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। वो है एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। जैसा कि नाम से ही आपको मैंने बता दिया था कि एक्सटर्नल का मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से फिल नहीं होंगी पोस्ट, बाहर से फिल होंगी, उसको एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट कहते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और वो रेड कलर का होता है, आपको पता ही है। और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिए सो दैट आपके पास नोटिफिकेशन टाइम पर आते रहें। मेरी वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा। और अब हम अपने जो टॉपिक पर हैं वो चलते हैं और देखते हैं कि एक्सटर्नल सोर्स का हमारी ऑर्गेनाइजेशन में क्या इम्पोर्टेंट है। चलिए चलते हैं और नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो एक्सटर्नल सोर्स आता है, क्योंकि इंटरनल में दो ही थी। एक्सटर्नल क्या है? तो एक्सटर्नल में हम देखते हैं कि एक्सटर्नल एक ऐसी सोर्स है जो लोगों को हायर करती है आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पर जो लोग लिए जाएंगे वो ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट पहले से नहीं है। तो दूसरे वर्ड्स में अगर हम कहें तो सीकिंग एप्लीकेशन फ्रॉम दोज हु आर एक्सटर्नल टू द ऑर्गेनाइजेशन। तो एप्लीकेशन जो किससे ली जा रही है? जो बाहरी व्यक्ति हैं। अच्छा, ये बात आप याद रखना कि ये जब भी ली जाएंगी जब हमारे यहाँ पर वैकेंसी हो, ठीक है। तो जो भी चीज़ हम कर रहे हैं, रिक्रूटमेंट की पूरी प्रोसेस जब भी की जा सकती है जब वैकेंसी अवेलेबल हो। मतलब कि अगर वर्कलोड ये बताता है कि कुछ वैकेंसी बनती हैं तो ही हम क्या करते हैं? रिक्रूटमेंट को करते हैं, ठीक है। तो स्टाफिंग में वर्कलोड और वर्कफोर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले है। तो एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट प्रोवाइड वाइड चॉइस। देखो, एक्सटर्नल सोर्स के थ्रू हमारी चॉइस बढ़ जाती है, क्योंकि हमारे पास हमने पब्लिक में अप्लाई करने के लिए कहा है। तो आपको पता ही है कि बेरोज़गारी कितनी ज़्यादा है हमारे देश में। तो लोग बहुत अप्लाई करते हैं, तो हमारे पास चॉइस बढ़ जाती है, नया ब्लड हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आता है। तो ये कुछ बेनिफिट्स हैं एक्सटर्नल सोर्स के। कुछ और देखते हैं इनके अलावा जो और हैं। तो इनमें जो पहला है वो ये है कि एन एंटरप्राइजेज हैज़ टू टैप एक्सटर्नल सोर्स वेरियस पोजीशन। देखो, कुछ ऐसी पोस्ट होती हैं ऑर्गेनाइजेशन में जो हम ट्रांसफ़र या प्रमोशन से फिल नहीं कर सकते। हम ट्रांसफ़र और प्रमोशन के थ्रू हर पोस्ट को फिल नहीं कर सकते, क्योंकि उस पर एक पर्टिकुलर पोस्ट की कुछ अपनी नेसेसरी जो है रिक्वायरमेंट होती हैं, क्वालिफ़िकेशन होती हैं। हो सकता है वो हमारे इंटरनल सोर्स जो ये दोनों हैं इनमें वो ना हो। तो अगर वो क्वालिफ़िकेशन उनके अंदर नहीं होगी तो वो पोस्ट हम उनके थ्रू नहीं फिल कर सकते। तो उसके लिए हमें ऑर्गेनाइजेशन में एक्सटर्नल सोर्स को ही यूज़ करना पड़ता है, ठीक है। तो अगर हमारी जो एम्प्लॉयज़ हैं वो उस पोस्ट के लिए जो डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन है वो उनके पास नहीं है, तो फिर हमें एक्सटर्नल सोर्स को ही यूज़ करना पड़ता है। साथ ही साथ अगर एग्जिस्टिंग स्टाफ जो है वो उस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को जो भी एलिजिबिलिटी है एक पर्टिकुलर पोस्ट के लिए, अगर वो उस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को भी फिल नहीं करता तो भी हमें कहाँ जाना पड़ता है? एक्सटर्नल सोर्स पर जाना पड़ता है, क्योंकि हमें ऑब्जेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन के पूरे करने हैं। तो उसके लिए हमें वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चाहिए, और अगर हमारा जो एग्जिस्टिंग स्टाफ है अगर वो उस क्राइटेरिया को फुलफ़िल नहीं करता तो फिर हमें कहाँ जाना पड़ता है? अगर वो इसको फुलफ़िल नहीं करेगा तो फिर हमें एक्सटर्नल सोर्स की तरफ जाना ही पड़ेगा, हमारे पास और कोई ऑप्शन बचता नहीं है। तो ये थे हमारे एक्सटर्नल सोर्स के कुछ बेनिफिट्स जिसकी वजह से हमें एक्सटर्नल सोर्स की तरफ जाना पड़ता है। अब हम देखते हैं कि इसकी वो कौन कौन सी सोर्सेज हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा सोर्सेज जो हमारी मिलेंगी वो एक्सटर्नल में ही मिलेंगी। तो आप देखिए अभी हम उनको एक एक करके पढ़ते हैं। वो सोर्सेज क्या हैं जो एक्सटर्नल सोर्स में हम यूज़ करते हैं रिक्रूटमेंट के लिए।
तो उसमें जो पहली है वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है। डायरेक्ट का मतलब जिसमें हम सीधी भर्ती करते हैं। तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट जो होती है उसमें क्या होता है कि एक नोटिस लगा दिया जाता है फैक्ट्री के या कंपनी के ऑर्गेनाइजेशन के बाहर, और उस पर लिखा रहता है कि क्या किस पोस्ट के लिए हमें किस क्वालिफिकेशन के साथ कितने लोगों की आवश्यकता है। तो जो नेसेसरी डिटेल है वो उस पर लिखी रहती है, ठीक है। तो वो वहाँ पर हम लगा देते हैं और उसके थ्रू जो भी लोग वहाँ से आते जाते हैं या जिनके कांटेक्ट में जो होते हैं वो उसको पढ़ते हैं, और वहाँ पर जिस डेट उसमें लिखी, क्योंकि वहाँ पर डेट भी मेंशन होगी, किस डेट को किस टाइम पर हम जो हैं उस सिलेक्शन प्रोसेस को पूरा करेंगे। पोस्ट भी लिखी होंगी, किस पोस्ट के लिए वैकेंसी है इस ऑर्गेनाइजेशन में और उसके लिए क्या क्वालिफ़िकेशन है वो भी वहाँ पर मेंशन होगा। तो सारी चीज़ें वहाँ पर मेंशन होंगी, उनके बेस पर हम जो है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट करते हैं। तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में नॉर्मली जो हम फिल करते हैं पोस्ट, वो कैजुअल लेबर की पोस्ट फिल करते हैं। जो कैजुअल लेबर होते हैं उनको हम फिल करते हैं इसके थ्रू। जो अनस्किल्ड लोग होते हैं, क्योंकि स्किल्ड के लिए हमें दूसरे सिलेक्शन के जो मापदंड होते हैं उनको पूरा करना होता है, पर अनस्किल्ड लोगों को हम डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू फिल कर लेते हैं। यहाँ कुछ केसेस में हम सेमी स्किल्ड जो वर्क होता है उसके लिए भी हम डायरेक्ट रिक्रूटमेंट को यूज़ कर देते हैं। तो जॉब सीकर वहाँ पर आते हैं, जिनको भी जो जॉब की ज़रूरत है वो वहाँ पर आते हैं और जो प्रोसेस होती है उसको अपनाते हैं। और इसमें ये एक और बेनिफिट है कि इसमें आपको इंस्टेंट सिलेक्शन मिलता है, साथ के साथ ही आपका सिलेक्शन भी हो जाता है अगर आप उस पोस्ट के लिए सूट करते हैं, तो नेसेसरी क्वालिफ़िकेशन को पूरा करते हैं। तो ये पहली टाइप थी हमारी एक्सटर्नल सोर्स की। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट जो है वो कैजुअल कॉलर है। कैजुअल कॉलर भी कहीं ना कहीं इसी तरीके से है जैसी ये थी हमारी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। यहाँ पर भी कैजुअल लेबर को ही हम अपॉइंट करना चाहते हैं, और कैजुअल जो लेबर है वो क्या करती है कि जो रेप्यूटेड कंपनियाँ होती हैं, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, वो एक डाटाबेस अपने पास बना कर रख लेती हैं। जो अनसॉलिसिटेटेड एप्लीकेशन होती हैं, एप्लीकेंट जो ऐसे लोग हैं जो पहले कभी आए हैं, उनका डाटा को हम किसी तरीके से अपने पास एक डाटाबेस के रूप में रख लेते हैं और उनको बता देते हैं जब हमें ज़रूरत होगी, जब हम आपको बुला लेंगे, ठीक है, और आपको जितने भी दिन के लिए हमें ज़रूरत है वो उस हिसाब से हम आपसे काम करा लेंगे। तो जो ऐसे जॉब सीकर होते हैं वो यहाँ पर उस कंपनी में अपना बायोडाटा दे के चले जाते हैं, और जब कंपनी को ज़रूरत होती है वो उसको कॉल करके वहाँ पर बुला लेती हैं। तो ऐसी जो है ये वो एक वैल्यूएबल सोर्स होता है मैन पावर का, और इसमें पैसा भी कम लगता है। ये दोनों ही ऐसी हमारी सोर्सेस हैं एक्सटर्नल की जो इनएक्सपेंसिव है, यहाँ पर पैसा कम लगता है। ये एक तरीके से कह सकते हैं कि बहुत ही जो है इकोनॉमिकल सोर्स कहलाती हैं रिक्रूटमेंट की। तो ये दो थे हमारे जिनके बेस पर हम जो है एक्सटर्नल अपनी जो है इकोनॉमिक है। और हम देखते हैं कि नेक्स्ट सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट क्या है। तो नेक्स्ट सोर्स हमारी आती है एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट आपको पता ही है कॉमनली यूज़ होती है, सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली सोर्स है। एडवर्टीजमेंट में क्या होता है कि हम न्यूज़पेपर में या किसी ट्रेड या प्रोफेशनल जो जर्नल्स होते हैं उसमें एडवर्टीजमेंट निकाल देते हैं। एडवर्टीजमेंट में जो भी डीप नॉलेज है ऑर्गेनाइजेशन की वो दी जाती है कि ऑर्गेनाइजेशन किन उद्देश्यों के साथ क्या काम कर रही है और उनको किस पोस्ट के लिए किस क्वालिफिकेशन के साथ किन वर्क फोर्स की ज़रूरत है, तो वो सारा उसमें डीपली लिखा होता है। तो वहाँ से उनको वाइडर चॉइस मिल जाती है, ठीक है। तो एडवर्टीजमेंट एक ऐसा सोर्स है जिसके थ्रू हम ज़्यादा लोगों को अट्रैक्ट कर पाते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करने के लिए। एडवर्टीजमेंट के थ्रू हम ज़्यादातर जो है सीनियर पोस्ट को फिल करते हैं।
एडवर्टीज़मेंट में हम ज़्यादातर जो हैं वो सीनियर पोस्ट को फिल करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आपने देखा था कि जो कैजुअल लेबर होते हैं वो तो हम इससे पहले जो 2 पोस्ट पढ़कर आए हम डायरेक्ट और कैजुअल कॉलर के थ्रू फिल कर लेते हैं। इसके अलावा जो एडवर्टीज़मेंट की और जो इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपको बता ही चुका हूँ कि वाइट शो से हमारे पास आ जाती है। ऑर्गेनाइजेशन अपने बारे में डीप नॉलेज जो है प्रोस्पेक्टिव जो कैंडिडेट्स हैं उन तक पहुँचा देती हैं। वो उसके हिसाब से अपनी सेल्फ असेसमेंट करते हैं और सेल्फ असेसमेंट के बेस पर अगर उनको लगता है कि वो उस एक पर्टिकुलर पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं तो वो अप्लाई कर देते हैं। तो ये तरीका होता है एडवर्टीज़मेंट के थ्रू, जहाँ से हमारे पास जो चॉइसेस हैं वो बढ़ जाती हैं और ज़्यादा लोग वहाँ से अप्लाई कर पाते हैं। नेक्स्ट पर चलते हैं और नेक्स्ट को देखते हैं कि नेक्स्ट क्या होता है। तो नेक्स्ट आपको पता चलेगा कि नेक्स्ट जो एक्सटर्नल सोर्स है वो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज है। हम एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के थ्रू भी जो है रिक्रूटमेंट को एक्सटर्नल सोर्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज वो स्थान होता है जहाँ पर गवर्नमेंट जो है उसको रन करती है, वो गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन होती है। तो गवर्नमेंट के थ्रू बनाया गया एक एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज होता है जहाँ पर जो बेरोजगार व्यक्ति होते हैं, जो अनएम्प्लॉयड युवा होता है, यूथ होता है हमारे देश का, वो वहाँ पर अपने आप को रजिस्टर्ड कर रखता है और उस अनएम्प्लॉयड यूथ को गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन भी और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन भी वहाँ से हायर करती हैं। तो ये गवर्नमेंट के द्वारा रन किया गया होता है और ये भी एक अच्छा सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट होता है, जहाँ से हमें दोनों टाइप की रिक्रूटमेंट को किया जा सकता है, चाहे वो अनस्किल्ड हो चाहे वो स्किल्ड लेबर हो, दोनों को हम वहाँ से क्या कर सकते हैं, फिल कर सकते हैं। अब कुछ केसेस के अंदर तो और जो गवर्नमेंट है उसने एक कंपलसरी कर रखा है कि कुछ जो पोस्ट हैं वो वहाँ पर निकलेंगी ही निकलेंगी, क्योंकि उसके लिए नियम बनाया हुआ है कि कुछ जो सर्टेन पोस्ट हैं वो वहीं से फिल होंगी। तो उसको भी हमें पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को उसको भी फुलफिल करना होता है, क्योंकि वो लॉ के द्वारा उस काम को करने के लिए बाउंड हो जाते हैं। तो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज भी एक एक्सटर्नल सोर्स के रूप में यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट जो एक्सटर्नल सोर्स है वो प्लेसमेंट एजेंसीज़ हैं और मैनेजमेंट कंसल्टेंट हैं। तो आपको पता ही है आज के समय में अगर आप थोड़ा बहुत भी बाहर देखते हैं तो आपको पता है कि प्लेसमेंट एजेंसीज़ होती हैं जो कमीशन बेसिस पर इस काम को करते हैं। साथ ही साथ मैनेजमेंट कंसल्टेंट भी होते हैं, वो भी इस काम को कमीशन बेस पर करते हैं। तो प्लेसमेंट एजेंसी जो होती हैं अपनी जो सर्विसेज होती हैं वो नेशन वाइड देते हैं और जितनों की डिमांड होती है जिस ऑर्गेनाइजेशन को, वो वहाँ पर डिमांड भेजती है और उस डिमांड के अकॉर्डिंग वो वहाँ पर सप्लाई कर देते हैं। इसका आप देखो सबसे अच्छा एग्जाम्पल अगर आप देखो तो जो सिक्योरिटी सर्विस इस समय चल रही हैं वो सब इसी प्लेसमेंट एजेंसी के थ्रू चल रही हैं। सारी सिक्योरिटी सर्विस जो हैं वो प्लेसमेंट एजेंसी के थ्रू ही पूरी की जा रही हैं। ठीक है, पर्टिकुलर डिपार्टमेंट डिमांड भेजता है उनको और वो वहाँ पर सिक्योरिटी जो पर्सनल होते हैं उनको अपॉइंट कर देते हैं। तो जो मैनेजमेंट कंसल्टेंसी फर्म होती हैं जो दूसरा है, यहाँ से आपको जो है टेक्निकल या प्रोफेशनल या जो मैनेजरियल पर्सन होते हैं उनकी जो डिमांड है वो यहाँ से पूरी होती है। यहाँ पर वो लोग हो रहे हैं जैसे सिक्योरिटी वाले हैं एटसेट्रा, मतलब यहाँ पर जो है अनस्किल्ड या सेमी स्किल्ड लोगों को पूरा किया जा रहा है प्लेसमेंट एजेंसी के थ्रू ज़्यादातर। ऐसा नहीं है कि ये नहीं होती, पर ये ज़्यादातर यहीं से होती हैं। बाकी जो पोस्ट है मैनेजमेंट कंसल्टेंट के थ्रू पूरी होती हैं, चाहे वो टेक्निकल हो, प्रोफेशनल हो या मैनेजरियल पर्सनल हो। तो ये जो लोग होते हैं ये दोनों जो हैं या तो मिडिल लेवल पर या टॉप लेवल एग्जीक्यूटिव को ही प्लेसमेंट देते हैं। ठीक है, तो ये एक अच्छा सोर्स होता है जिसके थ्रू एक एजेंसी जो है हमारे लिए रिक्रूटमेंट का इवन अगर जो मैनेजमेंट जो कंसल्टेंसी फर्म है वो हमारे लिए क्या करती है, रिक्रूटमेंट का जो पूरा प्रोसेस है वो भी अपने आप पूरा करती है। बस हमें तो वो उन पर्टिकुलर एम्प्लॉयज़ को हम तक भेज देती है, तो हमें सीधा फिर आगे उनकी प्लेसमेंट और ओरिएंटेशन को देखना होता है। तो उस प्लेसमेंट एजेंसी के पास या मैनेजमेंट कंसल्टेंट के पास उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय का सारा बायोडाटा होता है और वो बायोडाटा जब मेरी जो रिक्वायरमेंट है उससे मैच होता है ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट से, तो वो सूटेबल लोगों को हमारे यहाँ पर क्या कर देते हैं, डेप्यूट कर देते हैं। तो ये रिक्रूटमेंट के सारे काम को खुद देखती हैं और हमें वो वहाँ से
उनको भेज देती हैं। ये ऑब्वियसली है कि वो ये जो प्लेसमेंट एजेंसीज़ हैं और ये मैनेजमेंट कंसल्टेंसी हैं, ये हमसे इसके अगेंस्ट फ़ीस ज़रूर चार्ज करती हैं, ये हमसे फ़ीस ज़रूर लेंगी इसके बदले में, क्योंकि इनकी जो सोर्स ऑफ इनकम है वो यही फ़ीस है, तो ये फ़ीस हमसे लेते हैं। साथ ही साथ ये पूरा डाटा मेंटेन रखते हैं उनका, और जब जहाँ ज़रूरत होती है वो उस डाटा के थ्रू वहाँ पर जितने लोगों की आवश्यकता होती है, जिस क्वालिफिकेशन की आवश्यकता होती है, तो सूटेबल लोगों को वहाँ पर अपॉइंट कर देते हैं। तो ये था एक एक्सटर्नल सोर्स, प्लेसमेंट एजेंसी और मैनेजमेंट कंसल्टेंट। नेक्स्ट पर पहुँचते हैं। नेक्स्ट है कैंपस रिक्रूटमेंट। ये आपने आज की डेट पर ज़्यादा सुन रखा होगा। आजकल लोग जो हैं कॉलेजेस वगैरह इन जगह जाकर, जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं जो डिफरेंट काइंड ऑफ क्या कह रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन जो शिक्षा वाले काम हैं वो कर रहे हैं, अब चाहे वो कॉलेजेस लेवल पर हो या प्रोफेशनल कोई इंस्टीट्यूट हो, उन लोगों के पास बिजनेस हाउसेस जो हैं वहाँ जाते हैं और अपना जो है एक कैंपस रिक्रूटमेंट चलाते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन खुद उस एक पर्टिकुलर कॉलेज में जाती है और वहाँ से उसकी जो रिक्वायरमेंट है, उस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो है लोगों को या बच्चों को जो वहाँ पर पढ़ रहे होते हैं उनको रिक्रूट करते हैं। रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उनकी रिक्रूटमेंट की जाती है। ठीक है, तो ये कहलाता है कैंपस प्लेसमेंट। जब एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में ऑर्गेनाइजेशन खुद जाकर अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो है कैंडिडेट्स को रिक्रूट करे, तो वो कहलाता है कैंपस प्लेसमेंट। ठीक है, नेक्स्ट इसमें पढ़ते हैं। और तो ये जो कॉलेजेस और इंस्टीट्यूट होते हैं ये मैनेजमेंट के भी हो सकते हैं, टेक्नोलॉजी के भी हो सकते हैं, किसी भी फील्ड में हो सकते हैं। तो कॉलेज और इंस्टीट्यूट जो हैं, चाहे वो मैनेजमेंट का हो, चाहे वो टेक्नोलॉजी का हो, बीटेक वगैरह, एमटेक वगैरह, इवन अगर जो एमबीबीएस वगैरह हैं, ये सब जितने भी कोर्सेज हैं, चाहे वो लॉयर हो, चाहे वो किसी भी प्रकार का हो, वो सब वहाँ से सीधा ही रिक्रूटमेंट करते हैं। तो आज की डेट पर अगर आप देखो तो ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर सोर्स है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। और वहाँ से हम प्रोफेशनल और जो मैनेजरियल जॉब्स होते हैं, देखो पोस्ट याद रखना बहुत ज़रूरी है, किस रिक्रूटमेंट के थ्रू आप किस टाइप की पोस्ट को फिल कर सकते हैं। क्योंकि आपने जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस पढ़ी थी, तो सबसे पहले हमें उसको आइडेंटिफाई करना है कि हम किस सोर्स का यूज़ कर सकते हैं या एक से ज़्यादा सोर्स का यूज़ कर सकते हैं। तो सोर्स को समझना जरूरी है। तो कैंपस रिक्रूटमेंट के थ्रू हम टेक्निकल, प्रोफेशनल और मैनेजरियल जॉब को फिल करते हैं। ठीक है, देखो जो सेमी स्किल्ड या अनस्किल्ड लेबर थे उनके लिए डायरेक्ट और कैजुअल कॉलर सबसे अच्छे ऑप्शंस हैं, बाकी के लिए हम पढ़ रहे हैं अभी। ठीक है, तो ये था कैंपस रिक्रूटमेंट, जहाँ पर हम कैंपस में जाकर अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो है जो यंग यूथ ऑफ इंडिया है उसको अपॉइंट कर लेते हैं एक पर्टिकुलर पोस्ट पर। नेक्स्ट आता है रिकमेंडेशन ऑफ एम्प्लॉय। ये अपने आप में वैसे इंटरनल सोर्स है, पर एक्सटर्नल इसलिए कहलाया जा रहा है क्योंकि एम्प्लॉय खुद उस पोस्ट के लिए नहीं चुना जा रहा, उसकी रिकमेंडेशन के थ्रू जो उसके जानने वाले हैं, जो उस टेक्निकल नॉलेज को रखते हैं, उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हैं, उनको हम यहाँ के थ्रू अप्लाई या अपॉइंट करते हैं। तो एप्लीकेशन जो है वो जो एप्लीकेंट है उसको कौन इंट्रोड्यूस करता है, जो प्रेजेंट एम्प्लॉय होते हैं। ठीक है, और जो उनके फ्रेंड्स होते हैं वो अपने फ्रेंड को या अपने जानने वाले को या अपने रिलेटिव को इंट्रोड्यूस करते हैं। तो एम्प्लॉय यहाँ पर इंट्रोडक्शन कराता है नए जो एम्प्लॉयज़ को, तो वो कहलाता है रिकमेंडेशन ऑफ एम्प्लॉय। और ये एक गुड सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट कहलाता है क्योंकि इस पर खर्चा भी बहुत कम आता है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट सोर्स है। यहाँ से आप जब फुलफिल करोगे तो आप एक तो उसके ऊपर रिलाई कर सकते हो, तो ये रिलायबल सोर्स हो जाती है। दूसरा, ये एक इनएक्सपेंसिव सोर्स है। जो आपने पीछे पढ़े रिक्रूटमेंट वगैरह या कैंपस वगैरह, इनमें पैसा ज़्यादा लगता है, तो ये इनएक्सपेंसिव होता है, या इकोनॉमिकल कह लो कि ये एक इकोनॉमिकल सोर्स है। और साथ ही साथ हमें उनको ज़्यादा मतलब कि ओरिएंटेशन कराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी उनके जो फ्रेंड है या रिलेटिव है वो ऑलरेडी उस ऑर्गेनाइजेशन में है, तो वो अपने आप उस ओरिएंटेशन प्रोग्राम को कर लेता है। तो जो रिकमेंडेशन ऑफ एम्प्लॉय है वो भी एक अच्छी सोर्स ऑफ क्या होता है, रिक्रूटमेंट होता है। नेक्स्ट पर चलते हैं हम। नेक्स्ट जो सोर्स है हमारी एक्सटर्नल सोर्स की, वो है लेबर कॉन्ट्रैक्टर। तो ये लेबर के कॉन्ट्रैक्टर होते हैं। तो आप देखोगे कि इसमें लेबर कॉन्ट्रैक्टर जो होता है
वो क्लोज कांटेक्ट रहता है उन लेबर्स के साथ जो अनस्किल्ड हैं, ज़्यादातर यहाँ पर भी अनस्किल्ड हैं। तो अनस्किल्ड वर्कर को वो छोटे समय के लिए, मतलब कि सिर्फ उनको कहा जाता है कि भाई मुझे इतने लोगों की आवश्यकता है, तो वो बहुत शॉर्ट नोटिस पर और बहुत जल्दी जो है क्विक रिस्पॉन्स के साथ जो है वो उतने लेबर वहाँ पर ले आता है। तो जितने भी लोगों की हमें छोटे समय के लिए या एक पर्टिकुलर टाइम के लिए ज़रूरत होती है, उनको हम लेबर कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू पूरा करते हैं। लेबर कॉन्ट्रैक्टर की एक और जो होती है खासियत ये होती है कि वो उस ऑर्गेनाइजेशन के ऑलरेडी एम्प्लॉय होते हैं ज़्यादातर केसेस में। तो वो ऑलरेडी उस ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉय हैं और उनको वो कॉन्ट्रैक्ट हमने दे रखा है कि आपको जब कभी भी हमें अनस्किल्ड लोगों की ज़रूरत है तो आपके थ्रू हम उनको पूरा कर लेंगे, या उन्होंने ऑफर कर रखा है लेबर कॉन्ट्रैक्टर ने। पर इसकी एक डिसएडवांटेज ये है, इस अगर मेथड को मैं अपनाता हूँ तो इसकी एक जो डिसएडवांटेज है वो ये है कि अगर वो लेबर कॉन्ट्रैक्टर, जो ये लेबर कॉन्ट्रैक्ट है, अगर ये कंपनी को छोड़कर जाए, तो जब भी ये कंपनी को छोड़ेगा, अगर ये खुद उस ऑर्गेनाइजेशन को लीव कर रहा है, छोड़ रहा है, तो जो इसके साथ आई अनस्किल्ड लेबर है वो भी अपने आप ही चली जाती है, क्योंकि वो उसी के थ्रू थी। तो जब कॉन्ट्रैक्टर नहीं है उस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हुआ तो वो भी छोड़कर चले जाते हैं। तो ये एक इसकी डिसएडवांटेज है। नेक्स्ट आती है हमारी एडवर्टाइजिंग ऑन टेलीविज़न। ये बड़ी कॉस्टली होती है, ये आप समझ लीजिए, पर आज के समय में ये भी यूज़ की जा रही है। पर ये बात आपको मानना पड़ेगा कि इसके अंदर पैसा ज़्यादा लगता है। तो दिस प्रैक्टिस ऑफ टेलीकास्टिंग वेकेंट पोस्ट जो है ओवर टेलीविज़न इज़ गेनिंग इम्पोर्टेंस इन दीज डेज। आजकल ये बहुत ज़्यादा चल रहा है, तो इसको यूज़ की करके लोग जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं। पर इसका आपको ये याद रखना है कि ये बहुत कॉस्टली होती है। बाकी एडवर्टीजमेंट ऑन टेलीविज़न भी एक गुड सोर्स ऑफ एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट के रूप में उभर कर आ रही है। और ऐसे ही ये आ रही है वेब पब्लिशिंग। वेब आपको पता है इंटरनेट कहा गया है, तो इंटरनेट आज के समय में हर टाइप के काम हमारे लिए कर रहा है। तो इस इंटरनेट के थ्रू हम वेबसाइट पर या और प्लेसेस पर हम जो है अपनी रिक्रूटमेंट को डाल देते हैं और इसके थ्रू भी हमारे पास बहुत लोग जुड़ रहे हैं। तो आजकल जो है इंटरनेट एक कॉमन सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट हो गई है आज के समय में। लोग यहाँ से इजीली हमें वाइडर चॉइस मिलती है। देर आर सर्टेन जो वेबसाइट हैं जो बना रखी हैं सिर्फ इसी काम के लिए, आप देखोगे तो बहुत सारी मिल जाएगी, चाहे आप उसको जॉब सीकर कह लो, ठीक है, या और भी आपको कई सारी मिल जाएंगी जिनका काम सिर्फ यही है कि वो लोगों को क्या करते हैं, उस ऑर्गेनाइजेशन तक पहुंचाते हैं जहां उनकी आवश्यकता है। तो वो इसी काम के लिए लगे हुए हैं, जैसे प्लेसमेंट एजेंसीज वगैरह हैं, उसी की तरह ये वेब पब्लिशिंग में ये जॉब सीकर वेबसाइट वगैरह होती हैं जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती हैं कि हमारे पास इन लोगों ने रजिस्ट्रेशन करा रखा है। तो वो दोनों को वो इन्फॉर्मेशन शेयर करती है। जॉब सीकर को ये बताती है कि उस पर्टिकुलर कंपनी में उस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए आपकी आवश्यकता है, आप जाना चाहें तो वहाँ जा सकते हैं, डेट वगैरह और जॉब ओपनिंग भी वो बताते हैं। तो दोनों को वो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो ये कहलाता है वेब पब्लिशिंग। तो इसी के साथ हमारी जितनी एक्सटर्नल सोर्स थी वो सारी समाप्त होती हैं। अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं वो मेरिट्स पर आते हैं कि मेरिट्स क्या हैं एक्सटर्नल ऑर्गेनाइजेशन की। तो पहली ये है कि क्वालिफाइड पर्सनल मिल जाते हैं। और जब हम इंटरनल को यूज़ करते हैं तो हमारे पास लिमिटेशन होती है कि जैसे हमारे पास एम्प्लॉयज़ हैं हम उनको यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो प्रमोशन में हो और चाहे ट्रांसफ़र में हो। तो यहाँ पर हमें क्वालिफाइड पर्सन मिल जाते हैं। तो मैनेजमेंट जो है वो अट्रैक्ट कर पाती है क्वालिफाइड और ट्रेंड लोगों को, जितनी भी अलग अलग वैकेंसीज हमारी ऑर्गेनाइजेशन में एग्जिस्ट करती हैं। दूसरा है ऑर्गेनाइजेशन के पास चॉइस बढ़ जाती है, क्योंकि इतने बड़े लेवल पर उनके पास एप्लीकेशंस आ जाती हैं कि उसमें से हमें सिलेक्शन करना, चॉइस करना बढ़ जाता है। तो वाइडर चॉइस होती है हमारे पास जिन लोगों ने ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई किया है उससे। तो लार्ज नंबर ऑफ जो एप्लीकेंट हैं वो अप्लाई कर देते हैं, तो हमारे पास चॉइस के ऑप्शन बढ़ जाते हैं। तो हम उसमें से जो भी बेस्ट होता है, जो बेस्ट सूटेड है हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, हम उसको चूज़ कर सकते हैं। तो चॉइस बढ़ जाती है हमारे पास। नेक्स्ट जो फीचर है वो ये है कि हमारे पास नया टैलेंट आ जाता है, जो नए एनर्जेटिक
यंग यूथ है देश का, वो हमसे जुड़ सकता है। तो जब ये चॉइस हमारे पास बढ़ती है तो वो नया ब्लड हमारी ऑर्गेनाइजेशन में लाता है, जो ज़्यादा क्रिएटिव भी होगा, ज़्यादा एनर्जेटिक भी होगा, ठीक है, और ज़्यादा कह सकते हैं कि प्रोडक्टिव भी होता है। मैं कहीं से ये नहीं कह रहा कि जो पुराने लोग हैं वो नहीं होते, पर जो यूथ होता है उसके अंदर कुछ नया करने की जो फीलिंग होती है वो ज़्यादा होती है। तो इससे ये भी एक फ़ायदा है ऑर्गेनाइजेशन को। फिर कॉम्पिटिटिव स्पिरिट ऑर्गेनाइजेशन में बढ़ती है, क्योंकि उनको पता है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन एक्सटर्नल सोर्स के थ्रू भी क्या कर सकती है, रिक्रूटमेंट कर सकती है। ज़रूरी नहीं है कि प्रमोशन के थ्रू या ट्रांसफ़र के थ्रू ही पोस्ट फिल होंगी। तो जो एग्जिस्टिंग स्टाफ होता है वो अपने आप उस ऑर्गेनाइजेशन में बचाए रखने के लिए, कि वो वहाँ पर सरवाइव हो सके उस ऑर्गेनाइजेशन में, इसलिए वो अपनी जो प्रोडक्टिविटी है वो अच्छी रखता है, वो कॉम्पीट करता है बाहर वालों के साथ, सो दैट ऑर्गेनाइजेशन में वो बना रहे। तो कॉम्पिटिटिव स्पिरिट भी बढ़ती है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो वर्कर जो हैं वो ज़्यादा मेहनत के साथ काम करते हैं और अपनी परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने की कोशिश करते हैं, सो दैट वो उस ऑर्गेनाइजेशन में सरवाइव कर सके। और अगर वो सरवाइव कर पाए तो ये कंफर्म है कि उनकी ग्रोथ भी हो जाएगी। तो सर्वाइवल और ग्रोथ इसके थ्रू मिलता है, कॉम्पिटिटिव स्पिरिट बढ़ती है। अब आते हैं हम लिमिटेशन पर। पहली जो लिमिटेशन है वो ये है कि जो करंट एम्प्लॉई हैं उस ऑर्गेनाइजेशन के, जो करंट एम्प्लॉय उस ऑर्गेनाइजेशन के हैं वो डिससेटिस्फाई हो जाते हैं, क्योंकि जो चांस उन्हें मिलना था वो किसके पास चला गया, बाहरी लोगों के पास। तो फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं कि हम इतने दिनों से काम कर रहे हैं और हमें वो पोस्ट दी नहीं गई, बाहर से लिया और उसको वो पोस्ट दे दी। तो फ्रस्ट्रेशन बढ़ता है ऑर्गेनाइजेशन में, जिससे वो डीमोटिवेट भी होते हैं। तो उनका मोटिवेशन लेवल डाउन जाता है, तो डीमोटिवेशन भी होता है, ठीक है। तो ये एक डिसएडवांटेज है इसकी। साथ ही साथ वो ये मानते हैं कि जो चांस उनके पास प्रमोशन का था वो उसके थ्रू क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। तो प्रमोशन के चांसेस भी कम होते हैं इससे। ऑब्वियसली ये जब पोस्ट फिल हो गई तो मेरे को क्यों चांस मिलेगा, क्योंकि जहाँ सारा काम जो ये हो रहा है किन पोस्टों के लिए हो रहा है, सिर्फ जो ऑर्गेनाइजेशन में वेकेंट पोस्ट हैं। जो रिक्रूटमेंट की पूरी प्रोसेस हम चला रहे हैं वो सिर्फ वेकेंट पोस्ट के लिए की जा रही हैं। तो अगर वो वेकेंट पोस्ट हम बाहर से भर देते हैं तो प्रमोशन के चांसेस क्या हो जाएंगे, उतने ही डिक्रीज हो जाएंगे। एक और डिसएडवांटेज है इस एक्सटर्नल सोर्स की, वो ये है कि लेंथी प्रोसेस है, समय ज़्यादा लगता है। ये आपने देखा है बहुत सारी चीज़ों में, हर एक में नहीं, हर सोर्स में नहीं, पर कुछ सोर्स में ये होता है कि लॉन्ग टाइम चलता है। चाहे वो कैंपस रिक्रूटमेंट को ले लो आप, चाहे एडवर्टीजमेंट को ले लो, ठीक है, और चाहे एक दो और हैं जो अभी हम पढ़ रहे थे उनको ले लो। तो उनमें आपको मिलेगा कि टाइम ज़्यादा लगता है। कुछ में है जैसे कैजुअल लेबर, डायरेक्ट जो रिक्रूटमेंट है उसमें भी कम समय लगता है, रिकमेंडेशन ऑफ एम्प्लॉय में भी कम समय लगता है।